हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके सामने मेरे पहले वीडियो को सराहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से फ़ोन आए, बहुत लोगों ने मैसेजेस किए कि बहुत अच्छा था वीडियो, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशंस थी, तो उसके लिए थैंक यू। और जो लोग मोटिवेट हुए हैं उनके लिए भी थैंक यू, क्योंकि मेन मोटिव ही यही है, लोगों को अवेयर करना। तो आज मैं कुछ जो भी बताने जा रही हूँ वो मेरे अनुभव से बताने जा रही हूँ, उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और शुरुआत के 2-2.5 साल में हम क्या कर सकते हैं बच्चों के साथ, जिससे कि उनका आने वाला फ्यूचर, आने वाले भविष्य में उनको वो वाली दिक्कतें ना हों जो शायद मैंने थोड़ी बहुत फेस करी, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में इतनी सारी नॉलेज नहीं थी और मुझे इतने सारे ग्रुप्स के बारे में भी नहीं पता था। तो मैंने ये सब चीज़ें थोड़ा लेट शुरू करी, लेकिन आप लोग समय से स्टार्ट करेंगे तो बच्चे उन सब चीज़ों में जो डिले हो रहा है उसको कवर अप कर पाएंगे। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहले ही डायग्नोस होने के बाद जितना भी मैंने पहले भी बताया था कि हमें टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, सारी बॉडी चेकअप कराने बहुत ज़रूरी है, सारे वाइटल ऑर्गन्स के ब्लड टेस्ट, थायराइड टेस्ट, आइज़, हियरिंग। स्टार्टिंग में हम कहते हैं आई और हियरिंग में थोड़ा कि बच्चा ढंग से सुन रहा है, लेकिन एक समय के बाद, अभी तो जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है तो अभी तो हम नहीं करा सकते भाई, छोटे बच्चों को लेके बाहर जाना डिफ़िकल्ट है। लेकिन जब भी ये सिचुएशन ख़त्म होती है तो एक हियरिंग टेस्ट और आई टेस्ट से हमको एक दिल में तसल्ली मिल जाती है कि हमारे बच्चे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या होता है, सुन सकते हैं बच्चे, लेकिन उनमें भी परसेंट होता है कि इतना परसेंट ही सुन पा रहे हैं। तो फिर उससे क्या होता है कि आप बोलते कुछ है और बच्चे सुनते कुछ हैं, तो वो उस चीज़ में फिर आगे नहीं बढ़ पाते। आज अगर बच्चे जब बड़े होंगे, आप उनको पढ़ाने बैठेंगे तो क्या होगा, आप बोलेंगे कुछ, बच्चे स्कूल जाएंगे, टीचर्स बोलेंगे कुछ, लेकिन उनको समझ में ही नहीं आएगा। तो वो उस दिक्कत को ना होने देने के लिए हियरिंग टेस्ट बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आता है कि जब हमें पता चल जाए कि हमारे बच्चे को ये तकलीफ़ है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से बच्चों को मसल टोन का मसल वीक होती है, हमारे बच्चों की मसल टोनिंग नहीं होती है, तो जिस वजह से बच्चे समय पे चल नहीं पाते हैं, ढंग से बैठ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके मसल्स बहुत वीक होते हैं। तो उसको टोन करने के लिए एक्सरसाइज होती हैं, तो ये हम थोड़ी कुछ घर पे भी कर सकते हैं और बाकी हम थोड़ा फिजियोथेरेपी में भी हेल्प ले सकते हैं। उससे हमें थोड़ा इजी हो जाता है बच्चे को, मसल उसकी जब अगर टोन होगी तो बच्चा हर चीज़ अच्छे से कर पाएगा। अच्छा, एक बच्चे को चलाने की जल्दी ना करें, जब तक बच्चा खुद खड़े ना होने लग जाए कोशिश हमें करनी है, क्योंकि उसके लिए उसकी मसल्स का टोन होना बहुत ज़रूरी है। अगर मसल टोन नहीं होगी तो बच्चा अपना भार नहीं सह पाएगा, उससे बच्चे के पैर टेढ़े पड़ेंगे, तो ये एक तकलीफ़ होती है। तो ये सब चीज़ के लिए हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है, पर मैं ये सब इसीलिए बता रही हूँ कि हम ये छोटी छोटी सी बातों पे ध्यान नहीं देते। हम क्या करते हैं, अरे बच्चा चल नहीं रहा है, इतने महीने हो गए, इतने महीने का बच्चा हो गया, लेकिन अभी तक बच्चे ने चलना शुरू नहीं किया। लेकिन हम ये चीज़ नहीं देखते हैं कि बच्चे को हो सकता है कि उसको मसल टोन, उसकी मसल्स वीक हों, तो वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। तो जब उसकी मसल ही उसका साथ नहीं देगी, उसकी मसल्स में स्ट्रेंथ ही नहीं होगी, तो वो खड़ा कैसे होगा। बच्चे को पेट के बल लेटाने की कोशिश करें, तो उससे क्या होता है, बच्चा कोशिश करेगा उठने की, तो उसकी कोर स्ट्रेंथ भी होती है। ये एक छोटा सा नुस्खा है जो हम कर सकते हैं घर पे भी। बाकी जो एक्सरसाइज आप यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज दे रखी होती है, छोटी छोटी सी चीज़ें जो हम घर पे भी कर सकते हैं। बाकी चीज़ें हमें थेरेपी पे मिलती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम घर पे भी कर सकते हैं। फिर आती है बातें कि बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है, तो ये डॉक्टर से हम कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि अगर आपका बच्चा का वेट उसके एज के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है, तो ये ज़रूरी नहीं कि हमारा बच्चा बहुत बहुत गोलू मोलू चाहिए, बिकॉज डाउन सिंड्रोम में बच्चों की टेंडेंसी होती है ओबेसिटी की, बच्चे बहुत जल्दी वेट गेन करते हैं। तो अगर बच्चा नॉर्मल वेट का है, उसका जो ग्राफ है वो सही जा रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें होते हैं ना माओ को, अरे ये तो पतला है, ये तो मोटा ही नहीं हो रहा है। इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है। हेल्दी होना चाहिए बच्चा, एक्टिव होना चाहिए, बट
मोटा जिसे हम कहते हैं वो नहीं चाहिए, क्योंकि ओबेसिटी इज़ एक कह सकते हैं कि ये इसकी साथ जुड़ा हुआ है, डाउन सिंड्रोम के साथ जुड़ा हुआ है ओबेसिटी। बच्चे बहुत जल्दी मोटापा गेन करते हैं और मोटे होने पे बहुत सारी दिक्कत आती हैं, जैसे चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होना, बच्चा बहुत जल्दी थक जाता है। तो ये सब चीज़ें, हम भी अगर मोटे हो तो हमारे साथ भी ये सब इशू होता है, तो बच्चों के साथ भी ये सब दिक्कत है। फिर तीसरी प्रॉब्लम आती है जनरली जो बच्चों के साथ हमने देखी है, वो आती है स्पीच थेरेपी की, स्पीच की, कि बच्चे बोल नहीं पाते हैं। तो ये तो एक है ही, ये तो डाउन सिंड्रोम के साथ है ही कि स्पीच जो है वो डिले होती है, क्लैरिटी थोड़ी कम आती है। पर इसके लिए हमें कोशिश करना है। जैसे हम क्या करते हैं, जो मैंने कभी नहीं किया, मैंने मेरे बच्चे के इशारे नहीं समझे। मुझे पता है, हम माएँ हैं, हमें पता है कि हमारे बच्चे को कब क्या चाहिए। छोटा है तो हमें उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करना ही है, और ऑब्वियसली अगर वो रो रहा है तो हमें पता होना चाहिए वो क्यों रो रहा है। लेकिन जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, समझ लीजिए बच्चा 1.5 साल का हो रहा है आपका, 1.25 साल का हो रहा है, लेकिन फिर भी वो आपको इशारों में, आपने उसे इशारे थोड़े समझाए हैं, उसे इशारे आगे इशारों में बात कर रहा है, समझना अच्छी बात है, आप समझ लीजिए कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन कोशिश करिए कि उससे कुछ भी उसके मुंह से, चाहे वो लेटर, कुछ भी लेटर बोले, चाहे पानी के लिए वो म ही बोले, मम्मम, तो म ही बोले, लेकिन आपको उसको बुलवाना है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चों की मसल्स वीक होती हैं, तो हमारी टंग मसल्स भी वीक होती है, तो उसको बोलने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी, तो फिर उसको सब कुछ करना पड़ेगा, कोशिश भी करनी पड़ेगी। तो जब उसे पता है कि मेरी माँ तो बिना मेरे बोले ही सब समझ रही है, मेरे इशारे समझ रही है कि मुझे पानी चाहिए, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, या मुझे टॉयलेट आई है, मुझे पॉटी आई है, तो क्या होगा, बच्चे बोलेगा ही नहीं, वो शब्द आते तुम्हें इशारे में ही समझाता रहेगा। और यही प्रॉब्लम स्पीच को डिले करेगी। और जब ये स्पीच को डिले करेगी तो बाद में क्या होगा, बच्चा इस चीज़ को मानने, इसी चीज़ पे डिपेंड हो जाएगा कि मुझे तो इशारे में ही सब चीज़ मिल रही है, तो मैं बोलने की कोशिश ही ना करूं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें कोशिश करनी है कि बच्चे से बुलवाने की, कि बच्चा बोले, उसको वर्ड्स देने हैं, उसको उसकी वोकैबलरी बढ़ानी है। उसको नीचे लेके जाते हैं तो उसको बताओ, 4 चीज़ें बताओ। उसको घर में आप रखते हो तो भी उसको सब चीज़ें, हमें कंटिन्यूसली बोलते रहना चाहिए। मतलब 24/7 हमारा काम है, हमें बोलना है, तभी बच्चे के कान में वो वर्ड्स, वो शब्द आएंगे। जब वो शब्द आएंगे तो वो उसको बोलने की कोशिश भी करेगा। जब वो थोड़ा सा एक वर्ड बोलने लग जाता है, जैसे मम के लिए म बोलता है, फिर मम बोलता है, फिर हम आओ पानी, तो ऐसे करके पहले वो एक वर्ड बोलेगा, फिर उसमें 2 वर्ड जोड़ो, फिर तीसरा वर्ड करके ऐसा सेंटेंस बनाओ। तो उससे क्या होगा, बच्चे को बोलना आएगा और उसकी धीरे धीरे उसको वो शब्दकोश जो कहते हैं ना हम, मिलने लगेगा, तो वो बोलने की कोशिश भी करेगा। वरना बच्चा अपने आप को इन्फीरियर समझने लगता है, जब वो अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं करता है तो वो वही प्रॉब्लम बिहेवियर में आती है। हमें देख लो, आज हमारी बात कोई नहीं समझता है तो हम कितना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। तो उस बच्चे की सोचो, जो बच्चा बोल नहीं पा रहा है, बोलने की कोशिश करना चाहता है लेकिन उसके शब्द उसको नहीं मिल रहे हैं, उसकी बात कोई नहीं समझ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो वो बच्चा क्या होगा, वो बच्चा फ्रस्ट्रेट होगा, इरिटेट होगा, और वो चीज़ उसके बिहेवियर में आएगी, और फिर हम उस चीज़ को बोलेंगे कि अरे मेरे बेटे को तो बिहेवियर इशू है। तो उस चीज़ को भी हमें साथ में समझ, और अच्छा उसकी बातों को भी समझना है। हमें कोशिश करनी है कि वो क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाहता है, क्या तकलीफ़ है। क्योंकि बच्चे जनरली क्या होते हैं, एक्सप्रेस तो करते हैं। हमारे बच्चों को जब लगती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का, अबीर को जब भी लगती है तो वो एकदम से एक्सप्रेस नहीं करता है। आज भी अगर उसे बहुत तेज़ जब लगेगी तभी वो उसके आंसू निकलते हैं, वो रोता है। अगर थोड़ी सी लगती है, चाहे दर्द भी हो रहा है, तो वो थोड़ा सा एक बार बताएगा, लग गई, और फिर वापस अपने काम में लग जाता है। तो हमें ये चीज़ पे फोकस करना है कि हमें ध्यान रखनी है ये सब बातें, और उन्हें बताना है कि भाई लगती है तो तुम्हें बताना है, मुझे तुम्हें कुछ तकलीफ़ हो रही है तो भी तुम्हें बताना है। तो ये चीज़ हमारे को सिखाने से आएगी बच्चों को। बच्चे एक्सप्रेस करते हैं, अपनी खुशी एक्सप्रेस करेंगे तुम्हारे साथ, पर अपना दुख, जो उनको दर्द होता है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो वो चीज़ हमें समझनी है। उन्हें भी हर चीज़ फील होती है, वो सब चीज़ समझते हैं, रोना भी जानते हैं, गुस्सा भी समझ में आता है। तुम उन पे गुस्सा करोगे, उन्हें ये भी समझ में आएगा कि तुम गुस्सा कर रहे हो, उनका उसी समय एक्सप्रेशन बदल जाता है। घर में हमारे कोई बात हो जाती है तो भी वो समझ जाते हैं कि घर में कुछ चल रहा है इस समय। तो हमें वो सब चीज़ें उनके सामने उनको एक्सप्रेस करना सिखाना है।
फिर आता है न्यूट्रिशन। देखिए न्यूट्रिशन, इस चीज़ को लेके मैं बहुत नहीं बोलूँगी क्योंकि ये बहुत तरह तरह की इस पर धारणाएँ हैं, लेकिन मैंने आज तक अबीर को हर चीज़ खिलाई है, उसको सब चीज़ खिलाई है मैंने, पर मैंने उसका शुगर कम रखा है। मैं उसको शुगर कम देती हूँ, वो भी नहीं खाता शुगर। तो एक तरीके से तो देखा जाए तो अच्छा ही है कि शुगर कम खाओ तो अच्छा है, और हमारे बच्चों के लिए शुगर थोड़ी कम ही अच्छी है। मैंने उसे जंक फूड नहीं खिलाया। जंक फूड में जैसे पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, ही लाइक, उसको फ्रेंच फ्राइज़ बहुत पसंद है, वो खाता है, बट बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, ये सब से दूर रखा है। ये उनके लिए, मतलब हम नॉर्मल अपने टिपिकल बच्चे को भी ना ही दें तो अच्छा है। तो वो नहीं पीता है ये सब चीज़ें और ना ही शुगर खाता है, तो वो एक तरीके से अच्छी चीज़ है। बाकी उसे हेल्दी फूड दो, घर का खाना खिलाओ। और ज़्यादातर मतलब ऐसा कहते हैं कि बच्चों को हमें प्रोटीन रिच डाइट, नॉर्मल भी बच्चों को प्रोटीन रिच डाइट, और जिसके अंदर हम कहते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि बहुत अच्छा है। जब अभी छोटा था हम लोग नॉनवेज नहीं खाते, मतलब मैं नहीं खाती हूँ, घर में खाते हैं, बाहर से आता है, सब खाते हैं, लेकिन उसको मैंने खिलाया क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला कि उसको प्रोटीन देना है, तो मैंने उसको दिया। तो हम लोग जो लोग फ़िश खाते हैं वो फ़िश का यूज़ कर सकते हैं जब बच्चे खाने लग जाते हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा होता है। उसको मैंने फ्लैक्सिड ऑयल दिया था, मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था। तो फ्लैक्सिड में बहुत अच्छा अमाउंट में अपना ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वो चीज़ हम बच्चे को दे सकते हैं। आप फ्लैक्सीड खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप ऑनलाइन यूट्यूब पे चैनल्स पे देख सकते हैं कि किस चीज़ के अंदर ये अमाउंट ज़्यादा होता है, तो वो हम बच्चे को खाने में दें। वो बहुत अच्छा होता है फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट और फॉर द ग्रोथ पर्पस ऑल्सो। अच्छा, देन आइज़ का चेकअप जो मैंने बोला था वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने के टाइम पे बच्चों को पढ़ने के लिए या कुछ भी चीज़ करने के लिए आइज़ बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर वो बच्चों को, अगर आइज़ उनका सही रहेगा तो सब चीज़ वो अच्छे से कर पाएंगे। तो इसका चेकअप हमें रेगुलरली कराना रहता है। थायराइड 4 साल तक, 5 साल तक आप एवरी 6 मंथ्स में कराएं। अगर आपके बच्चे को थायराइड है या नहीं भी है तो भी कराएं। आफ्टरवर्ड्स हम साल भर में एक बार थायराइड चेकअप करा सकते हैं, क्योंकि थायराइड जो है वो हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, और डाउन सिंड्रोम में टेंडेंसी है थायराइड की। अबीर को नहीं है, तो मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि मतलब होता ही होता है, ऐसा नहीं है कि होगा ही होगा, नहीं भी होता है बच्चों को, लेकिन हमें चेकअप कराते रहना है रेगुलरली। विटामिन D3, कैल्शियम, ये सब चीज़ों का हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है बच्चों का, कि आजकल विटामिन D3 की कमी सभी बच्चों में होती है, तो वो चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर है कमी तो उसे कैसे पूरी करें, क्या हम उसमें कितना डोज देनी है, ये डॉक्टर से कंसल्ट करके हम कर सकते हैं। क्रॉलिंग एक बहुत अच्छा माइलस्टोन है, बच्चों को क्रॉलिंग करनी चाहिए। क्रॉलिंग करने से उनका डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है। तो क्रॉलिंग एक बहुत अच्छा माइलस्टोन है। अगर बच्चा आपका क्रॉल कर रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो कोशिश कराएं। और जहाँ तक चलने की बात है तो आपको कोशिश करनी है। वॉकर ना दें बच्चों को, क्योंकि वॉकर वैसे भी डॉक्टर मना करते हैं। और हमारे बच्चों के साथ क्या है, अगर वॉकर से वो चलेंगे तो पैर का जो टेढ़ा, पैर जो है वो थोड़े टेढ़े पड़ते हैं, तो उस वजह से भी दिक्कत हो सकती है बच्चों को उनका डिफॉर्मेशन होने में। तो ये चीज़ पे ध्यान रखना है। एक फ्लैट फुट होता है, वो चीज़ भी हम डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर बच्चे का फ्लैट फुट है तो उसको थोड़ा बैलेंस करने में दिक्कत आती है, उसको चलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, वॉकिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो उसके लिए हम शूज़ पहना सकते हैं, सोल लगवा सकते हैं शूज़ में। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम डॉक्टर से कंसल्ट, मैं आज सिर्फ वही सारे पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ, वही सारी पॉइंट्स बता रही हूँ जो कि स्टार्टिंग के टाइम में क्रूशियल होते हैं और जो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, हम कहते हैं कि अरे इतना सा बच्चा है, इसको क्या हम कुछ सिखाएं, ऐसा नहीं है। आप अपने बच्चे के साथ जितनी जल्दी चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, मतलब चाहे वो कलर्स हों, चाहे वो पोएम राइम्स हों, चाहे वो एनिमल साउंड्स हो, उतना अच्छा है। जब बच्चे 2 साल, 1-1.5 साल की हो जाएं, मतलब छोटा है, तो आप उसको डिफरेंट कलर्स, उसके जैसे बच्चा लेटा है तो उसके ऊपर देखता है बच्चा जनरली, तो ऊपर आप डिफरेंट कलर्स के बलून्स लगा दीजिए, या सिर्फ एक ही कलर का बलून लगाए, तो उससे बच्चे की आंखें क्या होंगी, घूमेंगी, तो उसका आई कांटेक्ट बनेगा।
तो ये एक अच्छी एक्टिविटी है। तो दिस इज़ अ आई कांटेक्ट एक्टिविटी जो हम बच्चों के साथ करा सकते हैं। बच्चे जब बैठने लग जाएं तो उनको डिफरेंट टेक्सचर की चीज़ें दो। क्यों? बच्चों को सेंसरी इशू भी होता है हमारे बच्चों को। तो बट मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। मैंने अबीर को बहुत नॉर्मल रखा, और एक्चुअली मुझे शायद ये सब चीज़ें उस समय पता भी नहीं थी। जब तक अभी 2.5 साल का था, 2.5 साल का हुआ तब जाके मुझे ये ग्रुप और ये सब चीज़ें पता चली। तो वो मुझे ब्रश करने में दिक्कत करता था पहले स्टार्टिंग के टाइम पे, लेकिन मैंने इसको बहुत ज़्यादा उसमें नहीं लिया कि ओहो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कहा नहीं, ब्रश करना है, ब्रश उसके मैं भी उसके सामने ब्रश करती थी, उसकी दीदी भी उसके सामने ब्रश करती थी, हम सब मिलके उसके सामने ब्रश करते थे कि देखो ऐसे ब्रश करते हैं। तो धीरे धीरे ही अलाउज़ मी टू डू अ ब्रशिंग। पहले मैं फिंगर से ही करती थी उसके, फिर मैंने ब्रश यूज़ करा। तो पहले वो नाटक करता था, मतलब पता नहीं अभी नाटक बोलूँ या शायद उसको हाँ दिक्कत थी, लेकिन मैंने उसको उस समय इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दी और मैंने उसको रेगुलर कराया ब्रश। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी वो खुद करता है ब्रश, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको स्मेल का प्रॉब्लम है। मैं उसकी बॉडी पे कोई क्रीम नहीं लगा सकती, कोई मॉइस्चराइज़र नहीं लगा सकती, तो मैंने फिर ऑयल लगाना स्टार्ट किया। नहाने के बाद तुरंत मैं उसकी कोकोनट ऑयल लगाती हूँ। तो क्योंकि उसको उसकी स्मेल से शायद प्रॉब्लम है, शायद कुछ ये सेंसरी इशू में आता होगा। तो बच्चों को ये भी होता है, बच्चे टच नहीं करने देते अपने आप को। तो फोर्स मत करिए, धीरे धीरे हमें ये चीज़ दूर करनी है बच्चों की। ठीक है, वो आपको हाथ नहीं लगाने दे रहे हैं, उन्हें डिफरेंट टेक्सचर दो। जैसे एक वूल दे दिया, फिर आपने थोड़े पेबल्स का टच करने के लिए दिया, उनको सूजी दे दी घर में थोड़ी सी। आजकल तो वो सैंड आती है, रेडीमेड सैंड आती है जो कि फैलती भी नहीं है और चिपकती भी नहीं है, तो वो ले आओ, उनसे बच्चों को खिलाओ। क्ले दे दो बच्चों को, क्ले नहीं है तो आटा दे दिया, आटा लेके बैठ गए नीचे, गर्मियों में नीचे बैठे ज़मीन पे, आटा दे दिया और बेलन दे दिया कि बेलो। तो क्या हो रहा है, ग्रिपिंग की भी एक्सरसाइज हो रही है, टेक्सचर भी आ रहा है बच्चे के हाथ में। तो ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो उनको ये करने के लिए दे सकते हो। छोले चने सब मिक्स करके दे दो, बच्चा कुछ भी करेगा, उसको उसके हाथ में डिफरेंट टेक्सचर आएगा, उसको सेंस मिलेगा कि ये ऐसा ऐसा होता है। कोई बिल्कुल स्मूथ चीज़ दो, स्टफ टॉयज़ आते हैं वो दो। तो ये सब से बच्चे का सेंसरी इशू जो होता है वो थोड़ा दूर होता है बच्चे को, हमको भी समझ में आता है और उसको भी। ये सब चीज़ें जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, ये जो हमारी ग्रिपिंग होती है, ये भी दूर होती है। वो बॉल आती है जिसको हम एक्सरसाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, सॉफ्ट बॉल जो होती है, वो दो बच्चे को। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम घर में कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात स्पीच के रिलेटेड है कि हम बच्चे को घर में भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कुछ करवा सकते हैं। हम क्या करा सकते हैं, जब बच्चा बैठने लग जाए तो हम उसको शीशे के सामने लेके बैठ सकते हैं, जो मैंने अबीर के साथ किया था। शीशे के सामने लेके मैं अलग अलग फेसेस बनाती थी, अलग अलग साउंड्स निकालती थी कि डॉग कैसे करता है, काऊ कैसे करती है, गोट कैसे करती है। तो जब वो 2 साल का था तब से वो मुझे सारे एनिमल्स की साउंड्स निकालता था, क्योंकि जब वो छोटा, जब से उसने बैठना शुरू किया, मैं उसको शीशे के सामने लेके बैठती थी और हम लोग अलग अलग साउंड्स निकालते थे। तो उससे क्या है, एक तो बच्चे को आवाज़ें निकालना आएगा, ठीक है, जहाँ तक स्पीच की बात है तो बच्चे को निकालना आएगा। दूसरा, बच्चे को इमिटेशन हमें सिखाना है, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है डाउन सिंड्रोम में, इमिटेशन। जिस दिन से बच्चा इमिटेट करने लग जाएगा, आप समझो कि बच्चा अब आपको सीखने की कोशिश में है, जैसा आप करोगे वैसा वो करेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें शेड्यूल, हमारे बच्चे बहुत पक्के होते हैं शेड्यूल के, एक टाइम टेबल के। उनका आप जैसा एक टाइम टेबल बनाओगे वो उसी टाइम टेबल के हिसाब से चलते हैं। तो एक टाइम टेबल बनाना बच्चों का बहुत ज़रूरी है कि भैया इस समय तुम्हें उठ के अगर नहाना है तो इसी समय नहाना है, फिर उसके बाद तुम्हें नाश्ता करना, मतलब जो भी आपके घर का रूटीन है, तो उससे बच्चा एक टोटल डिसिप्लिन में रहता है। क्योंकि बच्चों को डिसिप्लिन में रखना बहुत ज़रूरी है, नॉर्मली भी, लेकिन डाउन सिंड्रोम में भी। क्योंकि डाउन सिंड्रोम में बच्चे क्या होते हैं, बहुत चंचल होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, बहुत चंचल होते हैं। अगर हम उनको ये नहीं करेंगे डिसिप्लिन में, तो वो डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे। तो एक रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है और वो उसी रूटीन को फॉलो करते हैं हमेशा। इतने बजे अगर उनको है खाना, तो अभी उनको इतने बजे ही खाना दीजिए। तो ये एक रूटीन बनाना बच्चों के बहुत ज़रूरी है।
हाँ, अच्छा, मैं स्पीच के बारे में बात कर रही थी कि हम बच्चों को घर पे भी, एक तो साउंड्स मैंने आपको बताया, दूसरा आप उनको स्ट्रॉ से, अगर बच्चे को स्ट्रॉ से सिप करना आता है, 2 साल तक बच्चे सीख जाते हैं स्ट्रॉ से सिप करना, तो उन्हें वो सिपर दीजिए और उसमें अलग अलग टेक्सचर की चीज़ें दीजिए, जैसे थोड़ी गाढ़ी हो, थोड़ी पतली हो। जैसे जब अभी छोटा था तो उसे आमरस बहुत पसंद था, आम के सीज़न में, तो मैं आमरस ना अलग अलग टेक्सचर का बनाती थी, कभी एकदम लिक्विड बनाती थी, कभी थोड़ा सा गाढ़ा बनाती थी। तो उससे क्या होगा, बच्चा जब सिप करेगा ना तो टंग का मूवमेंट होगा, टंग पे प्रेशर डलेगा, वो एक टंग की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिससे कि टंग की टोनिंग होगी। दूसरा, जब बच्चा खाने लग जाए तो उसे थोड़ी कड़क वाली चीज़ें होती है ना, चबाना पड़ता है जिसमें बच्चे को, वो दीजिए, क्योंकि बच्चों को चबाने में भी डिफ़िकल्टी होती है। हमारे बच्चे क्या करते हैं, आलसी, हमारे बच्चे क्या, नॉर्मल बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, आलसी। क्या करोगे, ऐसे ही कुछ खाने को दे दो जिसे यूं ही निगल लें, मेहनत ही ना करना पड़े। तो उनको ऐसा स्नैक टाइम होता है, उसके टाइम पे ऐसी चीज़ें दो जो कड़क हो, जिनको चबाने में उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़े, मूवमेंट करना पड़े, तो ये भी एक एक्सरसाइज है। दूसरा, आप थोड़ा टंग का मूवमेंट करा सकते हैं, उनके सामने बैठें और टंग का मूव करें, कभी यहाँ पे टंग को लगाएं, कभी यहाँ लगाएं, कभी यहाँ लगाएं, कभी यहाँ लगाएं, तो उससे बच्चे की टंग मूवमेंट होगी। तो इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर दी स्पीच। ये सब स्पीच के लिए एक्सरसाइज हैं, आपको यूट्यूब चैनल पे, गूगल पे बहुत सब कुछ मिलेगा। तो हर चीज़ की थेरेपी ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ में हमें प्रॉब्लम है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, जैसे मसल टोन कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर पहले ज़्यादा ध्यान देंगे हम। स्पीच थेरेपी का ऐसा है कि हम घर में जितना बच्चे से बात करेंगे, बच्चा धीरे धीरे हमें रिस्पॉन्ड करेगा ही करेगा, देर से करेगा लेकिन करेगा। आपको उससे बातें करनी है, उसकी बातें समझनी है, उसको वोकैबलरी देनी है, और ये सब एक्सरसाइज, थोड़ी छोटी मोटी एक्सरसाइज, विसल ब्लो कराना, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो कैंडल ब्लो कराना, और सीटी आती है एक, वो गुब्बारे वालों के पास एक माउथ ऑर्गन टाइप होता है प्लास्टिक का, वो लाके दो, वो बच्चा बजाए, तो उसमें क्या होता है, ब्लो करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम घर पे बच्चों के साथ कर सकते हैं, और बच्चे इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर हम रोज़ की भी 2 चीज़ बांध लें कि ये चीज़ मुझे रेगुलरली करानी है, और एक टारगेट बना लें कि 1 महीना मुझे सिर्फ ब्लोइंग ही कराना है, कि उसको ब्लोइंग अच्छे से आ जाए, तो मैं 1 महीना ब्लोइंग ही कराऊंगी। क्योंकि अगर हम मल्टीपल चीज़ें इकट्ठे साथ लेंगे तो क्या होता है, हम वो चीज़ जो चाहते हैं वो भी अचीव नहीं कर पाएंगे, और फिर हम वही सोचेंगे, वही डिप्रेस हो जाएंगे, वही सोचने लग जाएंगे, अरे ये तो सीख ही नहीं रहा है, मैं तो इतनी मेहनत कर रही हूँ। मेहनत आप कर रहे हो, लेकिन इतना सब कुछ इकट्ठा करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। तो अगर एक चीज़ कर रहे हो फॉलो, तो एक ही चीज़ थोड़े 15 दिन 20 दिन वही चीज़ फॉलो करनी है, देन चेंज समथिंग एल्स। तो उससे क्या होगा, बच्चे को भी थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, और प्लस आपका रोज़ का एक रूटीन हो जाएगा कि भैया इतनी देर हमें ये करना है, तो इससे बच्चे को इजी रहेगा। आई थिंक बस अभी के लिए इतना ही, फिर कुछ याद आएगा तो एक और वीडियो बनाऊंगी और अपलोड करूंगी। थैंक यू सो मच, बाय।